नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 4 फरवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में विधान परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इन कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। थोड़ा सा हम लोग विधान परिषद के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सभी समाचार पत्रों में आई हुई खबर है, एसपी ड्रॉज ए ब्लैंक इन यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल पोल्स। तो दोस्तों, यह लेजिस्लेटिव काउंसिल होता क्या है? तो राज्य विधान, जैसे देखिए केंद्र में राज्यसभा होता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे केंद्र में राज्यसभा, इसको उच्च सदन कहा जाता है, और यह एक स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है। और दूसरा क्या होता है? लोकसभा। उसी तरह से विधान सभाओं में विधान परिषद होती है, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, यह स्थायी सदन होता है। और लोअर जो सदन होता है उसको विधान सभा कहा जाता है। तो विधान परिषद एक तरह से देखा जाए तो केंद्र में राज्यसभा, राज्य में क्या होगा? विधान परिषद होगा। निम्न सदन लोकसभा कहलाता है, तो राज्यों में विधानसभा निम्न सदन कहलाता है। दोस्तों, यह जो राज्य परिषद होती है, राज्य विधान परिषद, इसके सदस्य की गिनती 40 से कम और विधानसभा के सदस्य की गिनती के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। परंतु जम्मू और कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां पर विधान परिषद सीटों की संख्या 36 थी। लेकिन दोस्तों, 2019 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, तो वहां राज्य विधान परिषद हट गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहां पर विधान परिषदों की अब बात की जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद की सीटें हैं, इसी तरह से आंध्र प्रदेश में 90 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, बिहार में 75 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 और आंध्र प्रदेश से निकला हुआ तेलंगाना, वहां पर भी राज्य विधान परिषद है। अब इससे संबंधित देखिए, यहां पर अब आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। दिया गया है पहला कथन कि 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। निश्चित रूप से यह कथन सत्य है, क्योंकि 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आर्टिकल 169 में क्या होगा? राज्य की एक विधान परिषद होगी जिसका निर्माण और उत्साधन दोनों किया जा सकता है। तो विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था, तो पहला सही है। दूसरा कथन है कि संसद एक विधान परिषद को समाप्त कर सकती है या विशेष बहुमत से इसकी स्थापना कर सकती है। तो यदि संबंधित राज्य की विधानसभा एक साधारण बहुमत से उस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत यानी विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने या ऐसी कोई परिषद न होने वाले राज्य में ऐसी परिषद के निर्माण के लिए प्रावधान कर सकती है, यदि विधानसभा राज्य विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और विधानसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, ये ध्यान रखिएगा, 2/3 बहुमत से इस आशय को एक प्रस्ताव पारित करती है। तो ऐसे में दूसरा कथन असत्य हो जाता है। तीसरा कथन है कि विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो दोस्तों, यही तो राज्यसभा में भी यही व्यवस्था है। तो ये 6 साल का होता है और दोस्तों यह एक स्थायी सदन है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, अतः उत्तर क्या होगा? सी होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित धौलावीरा को लेकर माना जाता है कि यह लगभग 3500 ईसा पूर्व से लगभग 1800 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। दूसरा कथन है, धौलावीरा स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, राखीगढ़ी, कालीबंगन, रूपनगर और लोथल सहित 8 प्रमुख स्थलों में 5वां सबसे बड़ा है। तीसरा कथन है, धौलावीरा की अवस्थिति
कर्क रेखा पर है। दोस्तों इन तीनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। हम लोग धौलावीरा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो धौलावीरा इसकी खोज 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी ने की थी और यह 8 प्रमुख हड़प्पा स्थलों में से 5वां सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से जुड़ा हुआ स्थल है और दोस्तों यह कच्छ जिले के भचाऊ तालिका के खादिरबेट में एक पुरातत्व स्थल है। दोस्तों यह स्थानीय रूप से कोटड़ा टिब्बा के रूप में भी जाना जाता है और इस स्थल में एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा शहर के खंडहर भी हैं। और दोस्तों यह कर्क रेखा देखा होगा आप लोगों ने कि गुजरात से गुजरती है, तो यह कर्क रेखा पर ही स्थित है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यह पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। अतः उत्तर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको नामित किया गया था। दोस्तों यूनेस्को के बारे में भी तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और इससे संबंधित यहां पर खबर को भी देखिएगा कि G20 मीटिंग इन गुजरात, रन ऑफ कच्छ टू प्रोजेक्ट रूरल आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। कलादान मल्टी मॉडल परियोजना का उद्देश्य म्यांमार के जरिए भारत के किस राज्य से संपर्क में सुधार करना है? तो इसका उत्तर आप लोग ढूंढिए और तब तक हम कलादान मल्टी मॉडल परियोजना के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों यह कलादान मल्टी मॉडल परियोजना यह भारत और म्यांमार की परियोजना है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि यह दोनों संयुक्त परियोजना है। दोस्तों यह परियोजना कलकत्ता बंदरगाह को, अब देखिए यहां पर कोलकाता कहां है? बीच में बांग्लादेश है, ये कोलकाता है। तो कोलकाता बंदरगाह को समुद्र द्वारा, अब ये देख रहे हैं समुद्र, सी रूट 539 किलोमीटर, तो समुद्र द्वारा म्यांमार के सितवे, ये क्या है? सितवे पोर्ट है, तो म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ती है। तो सितवे से पालेतवा नदी के माध्यम से कलादान पालेतवा को भारत की सीमा तक और म्यांमार को सड़क के माध्यम से और आगे सड़क मार्ग से लांगतलाई मिजोरम तक जोड़ती है। और दोस्तों यह लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत इस परियोजना को शुरू किया गया था। और दोस्तों यह परियोजना भारत और म्यांमार ने वर्ष 2008 में कलादान मल्टी मॉडल परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उत्तर क्या है? मिजोरम होगा, ए इसका उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यह अधिकतर पश्चिमी लेनदार देशों का एक समूह है जो 1956 की बैठक, जिसमें अर्जेंटीना अपने सार्वजनिक लेनदारों से बातचीत करने पर सहमत हुआ था, तब यह अस्तित्व में आया। इनका उद्देश्य उन देशों के लिए धारणीय ऋण राहत समाधान खोजना है जो अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। तो यह कौन सा समूह है? OECD है, पेरिस क्लब है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा है, या CAF यानी लैटिन अमेरिका का विकास बैंक है? तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा हम लोग खबर देख लेते हैं। तो पेरिस क्लब के बारे में चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों पेरिस क्लब लेनदार राष्ट्रों का एक अनौपचारिक समूह है। श्रीलंका के ऋण पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीय आश्वासन प्रदान करेगा। दोस्तों पेरिस क्लब के साथ साथ अन्य द्विपक्षीय लेनदारों से एक आश्वासन उन शर्तों में से एक है जिसे श्रीलंका को IMF के लिए पूरा करना होगा ताकि संकटग्रस्त देश को $2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज देना शुरू किया जा सके, जो पिछले साल एक गंभीर आर्थिक संकट के कारण लगभग ध्वस्त हो चुका है। तो दोस्तों यह पेरिस क्लब का क्या कार्य है? तो यह जो है कर्ज देता है और ये इसके जो सदस्य हैं सब OECD के सदस्य हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, ब्राजील है, कनाडा है। दोस्तों इस तरह से यह देख सकते हैं कि पेरिस क्लब अब तक 102 अलग अलग कर्जदार देशों के साथ 478 समझौते कर चुका है और 1956 के बाद से पेरिस क्लब समझौते के ढांचे के तहत $614 बिलियन का कर्ज चुकाया गया है। अब आपको इसका उत्तर जरूर मिल गया होगा, इसका उत्तर होगा बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 2016 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन,
तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो यह केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 1881 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के भीतर मतभेद होने के बाद नई व्यवस्था की स्थापना की, जिसका अर्थ है नया सार्वभौमिक धर्म। वे ब्रह्म विवाह को वैध बनाने और विवाह की न्यूनतम आयु तय करने के लिए भारतीय सुधार संघ का भी हिस्सा थे, यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। यानी यह तीसरा और दूसरा तो सही है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा किया गया था, इसलिए यहां पर यह पहला कथन तो नहीं होगा, तो इसमें दूसरा और तीसरा होगा, अतः उत्तर क्या होगा? बी सही होगा। दोस्तों, केशव चंद्र सेन ने 1870 में भारतीय सुधार संघ का गठन ब्रिटिश सरकार को 1872 के मूल विवाह अधिनियम यानी सिविल मैरिज एक्ट को लागू करने के लिए राजी करने के लिए किया, जो ब्रह्म विवाहों को वैध बनाता है और लड़कों तथा लड़कियों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य अधिनियम तय करता है। तो ऐसे में उत्तर 2 और 3 सही होगा, अतः बी होगा। अब दोस्तों, आज के हम फैक्ट ऑफ द डे में चर्चा करेंगे सिक्किम में इनकम टैक्स। तो दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही 13 जनवरी को एक निर्णय दिया, जिसकी वजह से चर्चा में है। तो दोस्तों, सिक्किम पर सुप्रीम कोर्ट का इनकम टैक्स का आदेश और इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। यानी सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सहित राजनीतिक दल अदालत के इस अवलोकन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं कि सिक्किम के नेपाली अप्रवासी थे, जबकि जातीय आधार पर सभी पुराने बसने वालों को आयकर से छूट दी गई थी। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2023 को अपने आदेश में केंद्र सरकार को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 1026 ट्रिपल ए में सिक्किम की परिभाषा में संशोधन करने का निर्देश दिया था, जिसमें 26 अप्रैल 1975 की विलय की तारीख को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासी सभी भारतीय नागरिकों को आयकर में छूट दी गई थी और इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है। और दोस्तों, शीर्ष कोर्ट यह टिप्पणी एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए की, जिसमें 26 अप्रैल 1975 में भारत में विलय से पहले राज्य में बसे लोगों को आयकर में छूट देने की मांग की गई थी। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने भी शीर्ष कोर्ट की टिप्पणियों के विरोध में शांति मार्च निकाला। दोस्तों, मुख्यमंत्री तमांग ने राज्य सरकार की ओर से यह आश्वासन देकर नाराज स्थानीय लोगों की भावनाओं को शांत करने की कोशिश की और जल्द ही शीर्ष अदालत में एक समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। तो दोस्तों, इसमें जो दिया गया है धारा 10, ये है क्या? तो दोस्तों, यह जो धारा 1026 ट्रिपल ए आईटी अधिनियम, यह आयकर की धारा 10 कुल आय में शामिल न होने वाली आय का वर्णन करती है। धारा 1026 ट्रिपल ए इस प्रकार है कि किसी भी व्यक्ति को पिछले वर्ष की आय की गणना में निम्नलिखित में से किसी भी खंड के अंतर्गत आने वाली किसी भी आय को शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सिक्किम राज्य में किसी भी स्रोत से या प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के रूप में बशर्ते इस खंड में निहित कुछ भी सिक्किमी महिला पर लागू नहीं होगा, जो कि 1 अप्रैल 2008 को या उसके बाद ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो सिक्किमी नहीं है। यानी अगर अदर स्टेट में शादी कर लेती है तो उस महिला पर यह लागू नहीं होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, राज्य सरकार ने सिक्किम नेपाली समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने के पहले ही फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि वह केंद्रीय मंत्री से बात भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार सिक्किम सरकार की पुनर्विचार याचिका का समर्थन करेगी, अगर जरूरी होगा तो खुद भी पुनर्विचार याचिका दायर भी करेगी। अब देखना है कि आगे क्या होता है। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा मिला था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों में राज्य विधान परिषद है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।